नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। कैबिनेट ने दी कई अहम फैसलों को मंजूरी। बचत उत्सव के बीच रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान। शिप मैन्युफैक्चरिंग में करीब 70,000 करोड़ रुपए से बढ़ेगी ताकत। तो बिहार को रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात। बिहार में सियासी घमासान जारी। कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार पटना में की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। भाजपा ने साधा निशाना, कहा 85 साल बाद कांग्रेस को आई बिहार की याद। जीएसटी विवादों का निपटारा अब होगा एक ही स्थान, GST-80 पर। करदाताओं के जीवन को आसान बनाने में मिलेगी मदद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण के केंद्र में रखा नागरिक देवो भव। लद्दाख में छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर घटनाओं को सरकार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शांति की अपील की। सीबीएसई ने 2026 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित डेट शीट की जारी। 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच आयोजित हो सकती हैं परीक्षाएं। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार करेगी आयोजित। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में 30 इनामी सहित 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, इलाके में तलाशी जारी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिसके तहत बिहार की कनेक्टिविटी पर खासा ध्यान रहा है। बिहार की रेल और सड़क परियोजनाओं से जुड़े 2 फैसले लिए गए हैं, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस का ऐलान भी हुआ है। मोदी सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,000 पीजी सीटें बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दी है, तो मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने का फैसला भी लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के विकास से जुड़े 2 बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले फैसले में बिहार के बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए 2192 करोड़ की मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 104 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। दूसरे फैसले के तहत 79 किलोमीटर लंबा साहेबगंज बेतिया खंड के तहत उत्तर बिहार में बेतिया, मोतिहारी और साहेबगंज से पटना तक फैले सड़क नेटवर्क को 4 लेन वाले राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर बिहार और पटना के बीच संपर्क में सुधार लाएगी और वैशाली तथा केसरिया जैसे बिहार के सभी प्रमुख बौद्ध स्थलों को भी जोड़ेगी तथा वाल्मीकि बाघ अभयारण्य तक पहुंच में सुधार लाएगी। बेतिया और साहेबगंज के बीच यात्रा का समय, जो वर्तमान में लगभग 2 घंटे का है, घटकर 1 घंटा रह जाएगा। इस पर करीब 3,822 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके लिए 1,866 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 10.9 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। 78 डेज का 1,866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। इसके साथ ही देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,000 पीजी सीटें बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही 5023 MBBS सीटें भी बढ़ाने को मंजूरी दी गई हैं। 5000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और AI का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। जाहिर है मोदी सरकार एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है जिससे देश में विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया हों। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार ने मैरीटाइम सेक्टर में भी बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को स्वीकृत किया गया है। शिप निर्माण में घरेलू क्षमता को मजबूत करने, मजबूत समुद्री बुनियादी ढांचा बनाने और नीतिगत सुधारों को लागू करने पर फोकस किया गया है। इस फैसले से समुद्री मार्गों के द्वारा ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा तो भारत को वैश्विक नौवहन और जहाज निर्माण में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिशा में अहम फैसला लेते हुए मैरीटाइम सेक्टर में बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कुल 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज के जरिए शिप निर्माण में घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करने के साथ साथ मजबूत समुद्री बुनियादी ढांचा बनाने हेतु कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू किया जाएगा। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपए होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा। अब 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है, टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा। 25,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ समुद्री विकास कोष को मंजूरी दी गई है। इसमें भारत सरकार की 49% भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपए का समुद्री निवेश कोष और ऋण की प्रभावी लागत को कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग क्षमता में सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इसके अलावा 19,998 करोड़ रुपए के बजटीय परिपक्व के साथ जहाज निर्माण विकास योजना का लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण क्लस्टरों का समर्थन करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तहत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बीमा सहायता सहित जोखिम कवरेज प्रदान करना है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। इस समग्र पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन भार की जहाज निर्माण क्षमता का विकास होने, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। अपने आर्थिक प्रभाव के अलावा यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों में लचीलापन लाकर राष्ट्रीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक नौवहन और जहाज निर्माण में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने 10,90,000 रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस को मंजूरी दी है। 78 दिन का बोनस देने पर सरकार 1,866 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के फैसले के बाद रेलवे कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और उनका आभार व्यक्त किया है। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारों से पहले सरकार ने उनके परिवार को बड़ी सौगात दी है। जैसा कि पहले भी बोनस मिलते हैं, लेकिन जो टाइमली जो उन्होंने अनाउंस किया है, जैसे कि फेस्टिव सीज़न अभी चल रहा है, नवरात्रि हैं, फिर अपना दीपावली आने वाली है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास व्यक्ति यही सोचता है कि उसके त्यौहार जो अच्छे से मिल जाए, कुछ इंसेंटिव उनको मिले, तो उसमें ये जो बोनस है बहुत हद तक उनको फ़ायदेमंद रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो रेल बोनस की घोषणा की गई है वो हम सभी रेल कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और ख़ास तौर से दिवाली के अवसर पर जहां खुशियां हमारी दोगुनी से आकर 4 गुनी हो जाती हैं इस बोनस के आने से। ये महिला कर्मचारियों के लिए भी एक इनिशिएटिव है, उन्हें आगे अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए और जीवन में उन्नति करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेल कर्मियों को इस त्यौहार के मौके पर जो बोनस की घोषणा की है उसके लिए हम सभी रेल कर्मी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आज जो 78 दिन के बोनस की घोषणा की गई है रेल कर्मचारियों के लिए, ये स्वागत योग्य कदम है। इससे एक तरह से त्योहारों से पहले ही एक उत्सव जैसा माहौल बन गया है, और ये बोनस की धनराशि न केवल आर्थिक सहयोग देगी बल्कि हमारे मनोबल और उत्साह को भी बढ़ाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बोनस है 78 दिन का, ये हमारे त्यौहार की खुशियों को डबल करता है। जैसे कि इस वक्त त्यौहार है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि त्यौहार के टाइम पे हम लोगों को कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बोनस दिया जाए, तो उस हिसाब से ये 78 दिन का बोनस हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए त्यौहार के टाइम पे बहुत ही बड़ी सौगात है। लेह लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इसे स्थानीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के उकसावे का नतीजा बताया है। भीड़ ने सरकारी कार्यालयों और एक राजनीतिक दल के दफ्तर में आगजनी की, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। इस घटना में 30 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल घायल हुए हैं। सुबह हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर शाम 4 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। सरकार ने लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि वांगचुक की 6ठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग पहले से ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति एचपीसी के एजेंडे में शामिल है। अब तक एचपीसी की बैठकों से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए गए हैं। साथ ही 1,800 पदों पर भर्ती भी शुरू हुई है। सरकार ने दोहराया कि वो लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से संवादरत है और 6 अक्टूबर को एचपीसी की अगली बैठक प्रस्तावित है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हिंसा की निंदा की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सभी को हक है, लेकिन कुछ दिनों से जिस प्रकार से लोगों को भड़काया जाना, नेपाल और बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना करना, कुछ लोग हम आने वाले समय में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस को करेंगे, लोगों के घरों में जाकर के उनको मारेंगे, ये कौन सा तरीका है? इस प्रकार के जो तरीके हैं, इसको हम लोकतंत्र की व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये शो 25 से 29 सितंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। पीएम के मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में यह व्यापार शो बड़ा कदम है।
29 सितंबर तक चलने वाले व्यापार शो में यूपी की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, मजबूत एमएसएमई और उभरते उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने आ रहे हैं। आप जानते हैं कि FIEO के सहयोग से क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरे देश के क्रेताओं ने अपने उत्पाद के संबंध में विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश के उद्यमियों को नए बाजार में नई मार्केट तलाशने में भी उनको मदद मिलेगी। इस प्रकार की मीट से हमारे पूरे प्रदेश के जो MSME हैं उनको एक नया बाजार यहाँ से मिलेगा। व्यापार शो में रूस भागीदार देश के तौर पर शामिल होगा, जबकि 2400 से अधिक प्रदर्शकों की मौजूदगी इवेंट को और यादगार बनाएगी। हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष जैसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का मुख्य आकर्षण होंगे। साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। अनुमान है कि व्यापार शो के दौरान 2.25 लाख बिजनेस टू बिजनेस विजिटर और 4.5 लाख बिजनेस टू कंज्यूमर विजिटर आयोजन का हिस्सा बनेंगे, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 1,22,100 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से विकास को नई गति मिलेगी। PM माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस पर 42,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बांसवाड़ा में ये जो माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें हम 700 मेगावाट के 4 इकाई लगा रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी 700 मेगावाट की जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी है, ये हमारा अपना टेक्नोलॉजी है। इट इज़ 100% इंडियन टेक्नोलॉजी। और जब कोई भी क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जितने भी लोग आते हैं या जो भी फैसिलिटीज़ डेवलप होता है, ये सारे इस क्षेत्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। PM राजस्थान में हरित ऊर्जा, विद्युत आपूर्ति, सड़क इंफ्रा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार देंगे। साथ ही PM राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए PM कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। PM बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हर दल अपने अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन खोजने में लगा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की आज से पटना में शुरुआत हुई, जिसके बहाने कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं ने आज कुछ चुनावी वादे किए, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान भी किया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने महागठबंधन नेताओं पर जोरदार हमला बोला। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस CWC की बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश। वोट चोरी का राग जारी तो बीजेपी का करारा प्रहार। बीजेपी का तंज, 85 साल बाद हुई बिहार की चिंता। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार इन दिनों देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। प्रदेश में सियासी तपिश के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक पटना में आयोजित की गई। कांग्रेस चुनाव से पहले जहां बिहार में अपना संगठन मजबूत करना चाहती है, तो वहीं महागठबंधन में भी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वर्षों बाद आयोजित CWC की इस बैठक को कांग्रेस ऐतिहासिक और देश की आजादी से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस की इस कोशिश पर सवाल खड़े किए हैं। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा
वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना, नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भले ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बैठक में भी राहुल गांधी का वोट चोरी का एजेंडा हावी रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पूरी वोट चोरी पे तो फोकस था पूरा, इतना कुछ कैंपेन में हम लोगों ने कहा है। राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? इस बीच राहुल गांधी द्वारा एक लेख में देश की चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसको लेकर भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया और बिना तथ्यों के लोगों को भ्रमित करने की बात कही। राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई कि ये एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं, ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए। बिहार चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन को लेकर खींचतान फिर से सामने आ रही है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से महागठबंधन में शामिल होने की बात कही तो महागठबंधन के नेताओं पर सवाल खड़े किए गए। बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बिहार में सभी दलों ने खम ठोक दिया है। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस इस बैठक के द्वारा महागठबंधन में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो इससे पहले राहुल और तेजस्वी की अलग अलग यात्राओं को भी गठबंधन में अपने लिए ज्यादा जगह हासिल करने के तौर पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने आज पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया, जिसके माध्यम से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा भी राहुल गांधी ने किया है। कांग्रेस के इस वादे के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करके बिहार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड प्लेयर वहीं अटक गया है, वही बातें बार बार दोहराते हैं। नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में कह रहे हैं। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार अब खस्ताहाल सड़कों को लेकर घिर गई है। बेंगलुरु में तमाम खराब सड़कों के गड्ढों को लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद सरकार दबाव में आ गई है। भाजपा ने सिद्धरामैया सरकार पर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे, भाजपा का गड्ढा भरो प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार अच्छी सड़कें देने में नाकाम। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खस्ताहाल सड़कों से जनता परेशान है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर गड्ढे भरने में नाकामी का आरोप लगाते हुए खुद ही सड़कों के गड्ढे भरकर विरोध जताया। सरकार को जगाने की खातिर किए गए इस प्रदर्शन में भाजपा सांसद PC मोहन समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने सिद्धरामैया सरकार पर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने का आरोप लगाया। विजुअल्स में देख सकते हैं मेरे पीछे कितने गड्ढों का प्रॉब्लम है और बाइक राइडर्स और कार जो चलाते हैं वो सब इसी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये तो अक्सर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ट्रैफिक एक तरफ से है और दूसरी तरफ गड्ढों की प्रॉब्लम है।
जो पॉट होल्स आप देख रहे हैं, बाइक राइडर्स है या कार वाले हैं या बाइसिकल वाले हैं या बस वाले हैं, सब इस गड्ढों के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा आपकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और सड़क के गड्ढों को भर रही है। उन्होंने कहा कि ये जनता के आक्रोश का स्पष्ट चित्रण है जो आपकी सरकार को गड्ढे में डालने के लिए तैयार है। For the last 2.5 years, this government has not released any fund to Bangalore Mahanagar, and Bangalore is a place where around 65% of the whole state's revenue is generated here. More than 50% of the employment is generated in Bangalore, but not a single money has been released, not a single rupee has been released to Bangalore. Always these Congress leaders are telling lie to convince the people, but that is not the truth. They have to tell truth, and that is what we wanted to show the public, that there is a potholes. We are doing that. We are doing Bangalore. We have to clean Bangalore. We have to maintain the neatness and roads should be good. वहीं सड़कों को सुधारने के बजाय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दूसरे प्रदेशों का उदाहरण देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तुष्टीकरण की नीति पर घिरने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने यू टर्न ले लिया है। जातीय जनगणना में ईसाई समुदाय की कई जातियों को हिंदू उपजातियों में जोड़ने का फैसला सिद्धरामैया सरकार ने लिया था, लेकिन भाजपा के विरोध के बाद कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई और उसे अपना फैसला पलटना पड़ा है। भाजपा ने सिद्धरामैया सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के अंदर जहां कास्ट सेंसस चलने की बात हुई थी, अभी तक उसके नतीजे क्यों नहीं आ पाए? क्यों दोबारा कास्ट सेंसस करना पड़ा? क्यों कांग्रेस के अंदर भी एक चुप्पी छाई हुई है? क्यों कांग्रेस के अंदर भी कहीं न कहीं कर्नाटक में सुगबुगाहट है? क्या कारण रहा है कि कास्ट सेंसस के माध्यम से भी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट में लगी हुई है? आप देखिए, कुर्बा क्रिश्चियन, ब्राह्मण क्रिश्चियन, वोकलिंगा क्रिश्चियन, ऐसा कास्ट आपने सुना है क्या कहीं? 26 ऐसे कास्ट उन्होंने कर्नाटक में बनाए हैं, जिसके माध्यम से जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनका हक छीन करके किस प्रकार से धार्मिक तुष्टीकरण किया जा सके, किस प्रकार रिलीजियस अपीजमेंट किया जा सके, उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। दिल्ली स्थित अशोका होटल में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च किया और केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी सुधारों के लिए जीएसटी परिषद के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण के केंद्र में नागरिक देवो भव को केंद्र में रखा है। Prime Minister announced that the next generation of GST reforms will be launched well before Deepavali. I thank the GST Council members, literally every one of them, the ministers from the various states. We had the Prime Minister speak, and he used a very endearing slogan, I think, which will run in all our consciousness, Nagrik Devo Bhava. We have always heard, and we believe in, as India, we believe in Atiti Devo Bhava. But here, for a policy maker who called himself as the first servant of the country, and not so much the Prime Minister himself, he put the citizen at the center of policy making, and therefore, in the context of the next GST reforms, he said, Nagrik Devo Bhava. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी में हुए बदलावों के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में बुकिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। Early report in the media pointed to the unprecedented sales and bookings in the first 2-3 days of this Bachat Utsav. This surge is actually built on decade of steady reforms. It is just announced to be implemented from 22nd September, but the policies which prompted deeper localization and steady economy, which aids capacity needed for scale, quality and resilience.
These capabilities are now power products of the world, with rising exports of vehicles and components. The foundation is ease of doing business. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय और राज्य जीएसटी विवादों का निपटारा अब एक ही स्थान जीएसटी 80 पर होगा। इससे करदाताओं के जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। Ease of living for taxpayers, GSTAT is a natural extension of this reform arm or reform arc, as you would like to say. It's an important advance for ease of doing business and a vital forum for justice. First time, therefore, central and state GST disputes meet on a common platform and are adjudicated together. That is the unique quality of the GSTAT for a nation which wanted to have one tax, one market. Now you also have one adjudicating body which is going to deliver justice for everybody, be it in the state or at the center. इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिसंबर माह में नई दिल्ली में एक अपीलीय निकाय नागरिकों की सहायता के लिए आयोजित किया जाएगा। इस निकाय का आयोजन देश के अलग-अलग 45 स्थानों पर होगा, जिसमें 31 पीठें नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण करेंगी। One principal bench in New Delhi and multiple state benches across the country, and importantly, the selection process itself is being directly monitored by the Honorable Supreme Court. So I think this has the best of everything that Indian jurisprudence can offer, best of everything that the judicial administration can offer, and best of everything that cooperative federalism can ask for. 31 states benches across 45 locations will make it truly accessible to taxpayers everywhere. Taxpayers will be able to file their appeals, track progress, and even attend hearings virtually. The limitation period for legacy appeals extends till 30th June 2026. Hearings are expected to commence by December this year. और भाजपा ने लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। जो अभी बीजेपी ऑफिस पे अटैक करने की कोशिश की गई थी, उसमें जो कांग्रेस के काउंसिलर हैं, उनके फोटोज भी सामने आ रहे हैं। यह तथ्य भी हमने अभी देखा है, टीवी के माध्यम से देखा है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, ये चाहते हैं कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल वो बनाएंगे। मगर एक बात याद रखिए, ये कभी संभव नहीं है कि देश में अफरा तफरी का माहौल बने, क्योंकि भारतवर्ष के लोग शांति प्रिय लोग हैं और भारतवर्ष के लोग ये पार्थक्यता कर सकते हैं। दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ नॉन परफॉर्मिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नारी शक्ति को देश की प्रगति का आधार बताया है। आंध्र प्रदेश के अपने पहले दौरे पर विजयवाड़ा उत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पर्व महिला सशक्तिकरण और समानता का सबसे बड़ा संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार हमें देवी दुर्गा की शक्ति और साहस से प्रेरणा लेने और अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। इससे पहले विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कनक दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। We may be having and we may be speaking 18 different languages, but our thinking and dharma is always one. But Navaratri is the most important festival, and this is the only festival we are celebrating for 9 continuous days. Navaratri is representing no equal right to women, but women are more important than the men. That is what is 9 days has been allocated for goddess, not for God.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इन दिनों दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सियोल स्थित भारतीय दूतावास में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और पेशेवर उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी प्रवासी भारत की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय समुदाय के उस गहरे जुड़ाव का प्रतीक बना जो भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहा है। Our Honorable Prime Minister is leading this country and towards the Viksit Bharat is a third constructive time. This is the history. We are witnessing how the development activities are taking place. Before 2014, it was how the nation was there. There was paralysis of the policy making. There was the huge corruption. So while we speak about Viksit Bharat, we'll see two sides. One is our nation's infrastructure, country's basic infrastructure, and another one side social infrastructure, society's infrastructure. इसलिए our Prime Minister concentrated सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. Operation Sindoor victory. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सियोल में क्राफ्टन के सीईओ चांगहान किम से मुलाकात की और आपको बता दें कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने गेमिंग, एनिमेशन और ई स्पोर्ट्स के तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। डॉक्टर मुरुगन ने भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे पर प्रकाश डाला, जिसमें हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर बनाए गए कानून और भारत में ई स्पोर्ट्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल शामिल है। उन्होंने क्राफ्टन को खेल विकास, कौशल विकास और भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी में निवेश के माध्यम से भारत के साथ अपने जुड़ाव का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया। क्राफ्टन के सीईओ ने भारत के जीवंत रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी युवा आबादी, तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार और गेमिंग और सामग्री निर्माण में नवाचार के लिए सरकारी सहायता से प्रस्तुत अवसरों में गहरी रुचि व्यक्त की। 크래프톤과 인도 사이에서 게임과 그 이외의 교육과 관련된 여러 가지 협력 분야에 대해서 생산적인 논의를 나눴습니다. We had a very productive discussion that included discussions about the growing gaming sector in India, as well as potential education and training opportunities between Krafton and entities in India. 크래프톤은 PUBG, BGMI 이외에도 인도의 성장과 함께하고 싶은 생각이 강하기 때문에 앞으로 게임 이외의 여러 가지 영역에서 인도와 협력하기를 바라고 있습니다. So Krafton, of course, has BGMI, but also we have other games that are going to be launched in India and have launched in India. But outside of the gaming industry, we are planning to invest more of our resources into the market. So we expect a growing partnership outside the gaming industry in the Indian market going forward. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की अपील करते हुए संपूर्ण सरकार मॉडल को प्रशासन और प्रशिक्षण में लागू करने की आवश्यकता बताई है। वो नई दिल्ली में क्षमता निर्माण आयोग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सिविल सेवाओं को नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि 1.36 करोड़ सरकारी कर्मचारी आईजीओटी पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्यशाला में एआई आधारित उपकरणों, क्षमता निर्माण योजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के उन्नयन पर चर्चा हुई। उन्होंने मिशन कर्मयोगी 2.0 को भविष्य की प्रशासनिक क्षमता निर्माण का आधार बताया। You have brought the flavor of private sector to the government offices, which actually is required if you have to move on from where we are today. And when we talk of 2047 India, each of the developed nations have moved on because there is no demarcation with the government and non-government sector. And therefore, I think one of the major success stories of the Capacity Building Commission in a very short while of a few years has been Mission Karmayogi.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संभावित डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच आयोजित हो सकती हैं। 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगी। कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी। गौरतलब है कि सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार आयोजित होगी। पहली यानी मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से और दूसरी परीक्षा 15 मई से होगी। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि डेट शीट अस्थायी है। ये डेट शीट जो जारी की गई है फिलहाल ये अस्थायी है। फाइनल डेट्स स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची जमा करने के बाद जारी की जाएगी। 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुल मिलाकर करीब 45 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें भारत के अलावा 26 अन्य देशों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। भारत और स्विट्जरलैंड का पहला संयुक्त सिनेमाई प्रस्तुति फिल्म तारा और आकाश लव बियॉन्ड रेल्म्स का प्रीमियर नई दिल्ली के फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में हुआ। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और भारत में स्विट्जरलैंड की वर्तमान राजदूत माया तिस्साफी, अभिनेत्री दीप्ति नवल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 26 सितंबर को फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म तारा और आकाश लव बियॉन्ड रेल्म्स 26 सितंबर को पूरे देश भर में रिलीज होने जा रही है। तारा और आकाश भारत और स्विट्जरलैंड का पहला संयुक्त सिनेमाई प्रयास है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और भारत में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी ने नई दिल्ली स्थित फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में फिल्म प्रीमियर देखा। MIB, WFE फिल्म्स और स्विट्जरलैंड टूरिज्म के सहयोग से NFDC द्वारा सह निर्मित इस फिल्म को वैश्विक स्टूडियो, खरीदारों और सिनेमा प्रेमियों से सराहना मिली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने भी फिल्म को शुभकामनाएं दी। पिछले 2-3 महीने से इस फिल्म के हमने बहुत प्रीव्यूज़ किए हैं। सब जगह इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई है। ये स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट और भारत सरकार की एक जॉइंट प्रोडक्शन है और बहुत फिल्में हमारी स्विट्ज़रलैंड में बनी हैं, पर आई थिंक जितना खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड इस फिल्म में दिखा है उतना शायद आपको कभी नहीं दिखा होगा। और ये फिल्म की जो कहानी है वो बहुत है लव स्टोरी, बट दे सेइंग लव स्टोरी बियॉन्ड रेल्म्स, बिकॉज ये इसमें एक स्पिरिचुअल क्वोशंट है जो आपको दिखाई पड़ेगा इस फिल्म में। इसमें सिनेमा जगत के 2 दिग्गज कलाकार दीप्ति नवल और अमोल पालेकर लंबे समय बाद एक साथ नजर आएंगे। जितेश ठाकुर और अलंकृता बोरा ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। फंडिंग से लेके इवन रीचिंग आउट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है, PVR आइनॉक्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, NFDC का उसमें हाथ है, उनकी हेल्प है। और ऑफ कोर्स इवन जैसे दीप्ति जी हैं, अमोल जी हैं, इनको लेके आना ऑन बोर्ड, उसमें NFDC का सपोर्ट रहा है। तो इन चीज़ों में NFDC बहुत काम आया है। सरकार है वो ऑफ कोर्स। Government was Minister of Information Broadcasting. They were every day they were in touch with her कि how is the process going, progress कैसे, रिलीज करने तक they are every day in touch with us कि रिलीज कैसे हो रहा है, कितने थिएटर्स में जाना चाहिए, किसका कौन सपोर्ट कर। They helped us in every way possible. Creatively भी they were giving us input. बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पहली बार इंडिया में ऐसी लव स्टोरी आ रही है जो बियॉन्ड बाउंड्रीज की बात करती है, विदाउट अटैचमेंट की बात करती है। ऐसा प्यार जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक नहीं देखा है। निर्देशक श्रीनिवास अबरोल की निर्देशित यह फिल्म स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक दृश्यों में फिल्माई गई है। कहानी प्रेम, अध्यात्म और सांस्कृतिक दर्शन को खूबसूरती से जोड़ती है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र नजफगढ़ में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जांच कराई जा रही है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। महिलाएं भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये जो अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार वाला है, 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा हमारा ये
तो इसमें हमारा टारगेट ये है कि लगभग मोर देन 50,000 की हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं कि फीमेल हमारे पास आएँ और उनका हम जो सेवाएं उनको दे सकते हैं उनको देंगे हम। हमारे पास 2-3 हज़ार फीमेल अभी आ रही हैं। हम सब का उनका अलग अलग टेस्ट करते हैं, ऑडियोमेट्री करते हैं, स्पायरोमेट्री करते हैं और ब्रेस्ट स्कैल्प एग्जामिनेशन भी हम कर रहे हैं और डाइटिशियन को अलग से हम बता रहे हैं। हमारे पास आभा आईडी भी हम क्रिएट कर रहे हैं और जो टीबी के तहत प्रोग्राम है हमारा, ये भी हम इसको समित्रा है उसको भी हम बना रहे हैं। हमारे यहाँ आरएसटीसी में 3 पीएचसी है, एक हॉस्पिटल है यह आरएसटीसी हॉस्पिटल और सब सेंटर है। सब सेंटर से जो एएनएम है, आशा दीदी हैं, ये सब महिलाओं को मोबिलाइज करके हमारे यहाँ ला रही है। काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही है और इस स्वास्थ्य का लाभ जो तो उठा रही हैं इस अस्पताल में। महिलाओं का उनका हेल्थ के लिए, उनका मेंटल हेल्थ के लिए हम बहुत सारी चीज़ों कर रहे हैं। स्पेशली जो ओल्ड एज लेडीज़ है उनका यादाश्त के बारे में, डिमेंशिया के बारे में हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इधर 70 साल के ऊपर वाली जो लेडीज़ है, महिलाएं हैं, उनका दिमाग का कमजोरियाँ, यादाश्त का कमी वगैरह हम स्क्रीन कर रहा हूँ। और वैसे भी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह जो महिलाओं का सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं। नारियों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इन सब प्रॉब्लम्स को बहुत छोटी सी चीज़ मानी जाती थी। आज के मुकाबले में बहुत ही सुविधा दी जा रही है, इन्हें मायने दिए जा रहे हैं। हमारे बारे में, हमारे शरीर को लेके इतनी ज़्यादा चिंता है और इतनी फ़िक्र है और बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज, जांच हो रहा है। जो मैं ये प्राइवेट में करवाती थी वो अब सरकारी में हो रहा है। हम भी अपने पे ध्यान दे रहे हैं और हमारी जो खासकर लेडीज़ों में जो मानसिक तनाव रहता है घर के चलते हुए, उससे हमें जो डॉक्टर साहब काउंसलिंग कर रहे हैं और जो मेडिसिन थेरेपी दे रहे हैं उससे काफ़ी आराम पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे उनके इस कैंपेन के लिए। मोदी सरकार देश के सभी संस्थानों को आयुर्वेद से जोड़ने का काम कर रही है ताकि लोग स्वस्थ रहें और जंक फूड से दूर रहें। इसी क्रम में यूपीएससी में भी आयुर्वेदिक केंद्र की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यूपीएससी अगर राज्यों में आयोग के साथ मिलकर आयुर्वेद को प्रोत्साहन देगा तो सभी तक आयुर्वेद का लाभ पहुंचेगा। आयुष मंत्रालय संस्थागत कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य जीवन शैली जनित रोगों को कम करना, मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना और समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करना है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के माध्यम से LVSNAA भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सफदरजंग अस्पताल, राष्ट्रपति भवन और एकता नगर सहित अन्य संस्थानों में भी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 30 नक्सलियों पर 64 लाख का इनाम था। इस सूची में कई प्रमुख नक्सली कमांडर भी मौजूद हैं और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली बामन मड़काम पर 8 लाख का इनाम था, जबकि शमीला कवासी पर 5 लाख का इनाम और गंगी बारसे पर भी 5 लाख का इनाम घोषित था। इन सभी नक्सलियों पर जंगल काटने, पेड़ गिराने और पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप था। इस अभियान में पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा भटके हुए माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार संपर्क और संवाद किया जा रहा है। साथ ही सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार प्रसार गांव-गांव तक किया जा रहा है। इसके प्रभाव में लगातार भटके हुए माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पूरे बस्तर रेंज में पुनः मार्गिंग, पुनर्वास से पुनर्जीवन एवं जिला दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान, जो कि छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत आज जिला दंतेवाड़ा में कुल 71 माओवादी, जिसमें 30 माओवादियों पर इनाम घोषित था, कुल 40 लाख रुपए, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। नक्सली की खोखली विचारधारा को छोड़कर उन्होंने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया और आत्मसमर्पण किया। पिछले 19 महीने में अगर इनको जोड़ लिया जाए तो कुल 461 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया और लोन वराटू के तहत कुल 1113 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया।
जर्मनी की तरफ से भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी राहत वाली खबर। जर्मनी ने भारतीय प्रतिभाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारतीय पेशेवरों से जर्मनी में आईटी, प्रबंधन, विज्ञान और तकनीक क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है। एकरमैन ने कहा कि जर्मनी में भारतीय सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में से एक हैं, क्योंकि उनका देश योग्य लोगों को सर्वोत्तम वेतन देने में विश्वास करता है। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want to find out what Germany has to offer, click on the link tree below. I'm sure you'll find surprising opportunities. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य उन्नत डेटा विश्लेषण पर आधारित अनुमानों के परस्पर आदान प्रदान, क्षमता विकास और प्रणालियों को मजबूत करने में सहयोग कर दोनों के काम को और प्रभावशाली बनाना है। इस करार के तहत दोनों संगठन आपसी हित के क्षेत्रों में क्षमता विकास और अनुसंधान गतिविधियों में शैक्षणिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संपर्क तथा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। कैग ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से दोनों विभागों के बीच व्यावसायिक सहयोग और क्षमता निर्माण के प्रयासों, विशेष रूप से डेटा संचालित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच कौशल अंतर को पाटने और आपसी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक ढांचे के रूप में काम करेगा। कैग ने विश्वास व्यक्त किया कि यह औपचारिक साझेदारी पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करेगा तथा इससे परिचालन की प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। और इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भारतीय स्मार्टफोन निर्यात में गिरावट के दावों को गलत ठहराते हुए ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत का स्मार्टफोन निर्यात बाजार घट नहीं रहा है बल्कि लगातार बढ़ रहा है। अगस्त 2025 में स्मार्टफोन निर्यात में 39% की बढ़ोतरी हुई, जिससे भारत का स्मार्टफोन निर्यात 1.09 अरब डॉलर से बढ़कर 1.53 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 55% अधिक है। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 5 महीनों में भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन का निर्यात किया, जो पिछले साल की तुलना में 55% अधिक है। वहीं बात करें अमेरिका को भारतीय स्मार्टफोन निर्यात की, तो चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में 193% की वृद्धि के साथ 2.88 अरब डॉलर से बढ़कर ये 8.43 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सरकार द्वारा लागू पीएलआई स्कीम के सफल परिचालन का ही परिणाम रहा कि भारत, जो पहले स्मार्टफोन निर्यात में 167वें स्थान पर था, अब देश के नंबर 1 निर्यात क्षेत्र के रूप में उभरा है। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि भारत का स्मार्टफोन निर्यात तेजी से बढ़ा है और देश के वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हो रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2-डे थार साइक्लोथॉन को लॉन्च किया। यह साइक्लोथॉन 23 नवंबर को बीकानेर के नौरंगदेसर से शुरू होगा, जिसमें करीब 2500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नवंबर में राजस्थान में आयोजित होने वाली 2-डे थार साइकिलिंग कार्यक्रम के पहले संस्करण को लॉन्च किया। यह साइक्लोथॉन 23 नवंबर को बीकानेर के नौरंगदेसर से शुरू होगी और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरेगी। साइक्लिस्ट 3 चुनौतीपूर्ण श्रेणियों 300 किलोमीटर रिले, 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की दूरी की रेस में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में देश विदेश से करीब 2500 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। नौरंगदेसर से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि नौरंगदेसर में प्रधानमंत्री जी ने अमृतसर से जामनगर हाईवे का उद्घाटन किया, जो 1430 किलोमीटर का
नेशनल हाईवे है जिसको हम एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं, वहीं पे ये एक साइकिलिंग की रेस होगी, टूर दे थार। दुनिया इस साइकिलिंग की रेस को देखेगी। आज की शुरुआत हमें लगता है कि जब 23 नवंबर को जब ये रेस होगी तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी सफल सिद्ध होगा और वो रेस भी सफल सिद्ध होगी। साइकिलिंग को प्रमोशन मिलेगा, फिट इंडिया को प्रमोशन मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने टूर डे थार की जर्सी लोगो, पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट और पंजीकरण पोर्टल का भी उद्घाटन किया। नंदघर वेदांता के सीईओ शशि अरोड़ा ने कहा कि इस आयोजन की वजह से देश में साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान तो वैसे भी सबसे नंबर 1 स्टेट है टूरिज्म के लिए हिंदुस्तान भारत में, और उसी प्रकार साइकिलिंग को जैसे जैसे प्रमोशन मिलता जाएगा, आप इमेजिन करिए 5-10 सालों बाद टूर दे थार या टूर दे भारत स्टार्ट कर देंगे तब तो उसमें कितने लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आजकल मैराथन खाली एक शहर में नहीं रह गया, वेदांता की तरफ से भी उदयपुर में, जयपुर में, दिल्ली में सब जगह से मैराथन होता है। उसी प्रकार टूर दे थार, टूर दे भारत स्टार्ट होगा तो उसमें जो हमारे अपने भारत के युवक हैं वो भी सम्मिलित होंगे और उसी प्रकार जो विश्व भर से आएंगे और मान्यता मिलेगी हिंदुस्तान को साइकिलिंग में। टूर डे फ्रांस से प्रभावित ये साइक्लोथॉन जहां देश में साइकिलिंग कल्चर को नई ऊंचाई देगा, तो वहीं इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए रोमांच से भर देने वाली रेगिस्तानी हवाएं, रेगिस्तानी ढलान और ऊंचे नीचे रास्ते रोमांचक अनुभव प्रदान करेंगे। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जाते जाते एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। भारत ने एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि एशिया कप में बांग्लादेश को भारत ने 41 रनों से हराया है और इसी के साथ अब एशिया कप का फाइनल मैच भारत खेलेगा। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।